हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री इन एक्शन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ट्रांक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये ट्रांक्विलाइजर्स या फिर इन्हें हिप्नोटिक्स यानी स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स भी हम इन्हें बताते हैं, या फिर सेडेटिव्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ख़ास तौर पर आपको ट्रांक्विलाइजर्स के नाम ही जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये क्या होते हैं बेटा? ऐसे केमिकल्स, द केमिकल्स विच एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे केमिकल्स जो उस इंसान, उस पेशेंट के जब ये लिए जाते हैं तो डायरेक्टली किस पर एक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं उस आदमी के, और कंट्रोल करते हैं एंटीफ्रल ANS को ये फिर कंट्रोल करने लगते हैं। यानी जैसे लिए गए और उसके बाद ये केमिकल्स उस पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने से ये ANS के, उसके एंटीफ्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने लगते हैं जो उसका डिस्टर्ब हो गया होता है, एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, और उसके बाद उसे हेल्प करने लगते हैं रिड्यूस करने में या सुप्रेस करने में, कम करने में एनजाइटी। जैसे एनजाइटी किस चीज़ को हम बोलते हैं? एनजाइटी जिस पेशेंट को होगी, जो बंदा एनजाइटी से सफ़र कर रहा होगा, जो बंदा स्ट्रेस से सफ़र कर रहा होगा, जिसका इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, तो ऐसे ही पेशेंट्स को, ऐसे ही इंसानों को जो है वो ट्रांक्विलाइजर्स डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। ट्रांक्विलाइजर्स की मेडिसिन जो है वो वहाँ पर उनको जो है देता है। अब एंजाइटी क्या होती है? ये एक ऐसा दैट इज़ मेंटल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय फियर। जब इंसान का दिमाग जो है वो डर के कारण, फियर के कारण जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो दैट मेंटल डिस्ट्रेस विच इज़ कॉज्ड बाय फियर, उसी का नाम है बेटा एंजाइटी। और इस तरीके से स्ट्रेस से तो आप वाकिफ़ ही हैं। जब हम बहुत सारी ऐसी थॉट्स लेकर अपने जहन के अंदर रखे हुए होते हैं, ऐसा मेरा क्या मतलब, सपोज़ करें अगर कोई बच्चा है तो एग्ज़ाम के रिलेटेड स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं किस तरीके से तैयारी करूँगा, मेरा क्या होगा, मुझे कितने मार्क्स आएंगे, इस किस्म की सोच विचार जहन के अंदर कंटिन्यूसली किसी के बारे में सोचना स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए हमें, तो स्ट्रेस फ्री हर एक को यही कहना चाहिए कि स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए हमेशा। लेकिन कहा जाता है कि जो इंसान स्ट्रेस रखता है तो उसे जो है बेटा ट्रांक्विलाइजर्स देना पड़ता है, ठीक है। फिर जो मतलब डॉक्टर होता है स्पेशल, वो उस पेशेंट को जो है वो ट्रांक्विलाइजर जैसी मेडिसिन प्रोवाइड करने लगता है। तो स्ट्रेस या फिर जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस की हमने बात की, या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स की हमने बात की, जिसका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं होता है, जो कोई मैड वगैरह पागलपन जिसके जहन के अंदर, या फिर जो पागल होता है, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिमागी संतुलन जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ गया होता है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर फिर ट्रांक्विलाइजर्स देता है, ठीक है। तो इन केमिकल से, इन ट्रांक्विलाइजर जैसी मेडिसिन से ही जो है कहीं ना कहीं उनको इस डिजीज़ से जो है वो छुटकारा मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो दीज आर कॉमनली नोन एज, इसलिए बेटा इनको ना हम ट्रांक्विलाइजर्स को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट रखना है, इनको हम साइकोथेरापिटिक ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइको, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार इस बंदे को ना ये तो साइकिक सा हो गया, ठीक है, तो इसलिए ना हम इनको साइकोथेरापिटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो साइकोथेरापिटिक, तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको कि इनको हम साइकोथेरापिटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं बेटा, इनका कॉमन नेम है साइकोथेरापिटिक ड्रग्स, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे याद रखना है। दीज आल्सो हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज़, जैसे साइकोसिस एक मेंटल डिजीज़ है, न्यूरोसिस है, एपिलेप्सी है, ठीक है। जैसे कि इन डिजीज़ को क्यूर करने के लिए भी ये जो है ट्रांक्विलाइजर्स, या जिन्हें हम साइकोथेरापिटिक ड्रग्स कहते हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन डिजीज़ को क्यूर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। दिस केमिकल शुड ओनली बी टेकन अंडर द प्रॉपर गाइडेंस। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इन केमिकल्स को बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर ही नहीं लिया जा सकता। यानी इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस एक डॉक्टर की, ठीक है,
ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज आर हैबिट फॉर्मिंग, क्योंकि ये जो है हैबिट, इनसे इंसान इनका आदी भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है बेटा ये फिर ड्रग्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। तो ये ड्रग हो सकती है, ये मेडिसिन है ना, ड्रग हो सकती है। दैट इज़ वाई यू आर हियर आस्क्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर। प्रॉपर गाइडेंस लेनी है आपको, आप खुद ही इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे इंसान इनका आदी भी हो जाता है, हैबिट फॉर्मिंग है ये। एंड दीज देयर एक्सेस कैन लीड टू कोमा। और अगर इंसान इनको ज़्यादा ही ले जाए, ज़्यादा ही इनका डोज ले जाए अपनी मर्ज़ी से, तो इंसान कोमा में चला जा सकता है, और अल्टीमेटली जो है फिर इंसान की डेथ, यानी ये फेटल भी साबित हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं, इंसान की जान भी जा सकती है, मामूली बात नहीं है बेटा। तो अब एग्जांपल्स इनका याद रख लीजिए। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ट्रैंक्विलाइजर सर, जैसे ना ये नाम तो आपने याद रखना ही रखना, बारबिचरेट्स। बारबिचरेट्स जब भी आपके सामने एग्जांपल आएगी, आपको एकदम गेस करना है कि ये क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। क्या है ये? ट्रैंक्विलाइजर। बारबिचरेट्स किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा? याद रखना है, ये ट्रैंक्विलाइजर है, ठीक है, साइकोथेरेप्टिक ड्रग है ये। तो स्लीपिंग पिल्स, बारबिचरेट्स में स्लीपिंग पिल्स, जिससे ना इंसान लेते ही वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो नींद करता है, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स, इसीलिए इनको कहा जाता है। या आपको मालूम ही होगा कि अगर कोई पेशेंट होता है तो एक ट्रेड नेम है इस केमिकल का, डाइज़ेपाम। ये तो सब लोग जानते होंगे कि डाइज़ेपाम टैबलेट दी जाती है जिस बंदे को नींद नहीं आती है। जैसे मान लीजिए कि वो पेशेंट है, आप अटेंडेंट लोग भी जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं कि जब पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही नींद नहीं करता है तो उसके साथ पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो बंदा डॉक्टर को कहता है, या फिर डॉक्टर भी उस समय पे ये मुनासिब समझता है कि यार चलो इसको ना डाइज़ेपाम जैसी टैबलेट दे दो ताकि ये नींद कर ले, थोड़ा सा आराम में आ जाए पेशेंट, ठीक है। तो बेटा उसको डाइज़ेपाम, तो कहने का मतलब है ये भी एक उसी कैटेगरी में है, स्लीपिंग पिल्स, जो लेते ही ये भी एक ट्रैंक्विलाइजर ही है, पेशेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद आने लगती है। या फिर वैलियम, इसी को डाइज़ेपाम भी कहा जाता है, या सेरोटोनिन, या फिर वेरोनल, ये नाम आपने याद रखना है इस तरीके से, या फिर सेकोनल, ठीक है। देखिए ये अल करके आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सिवेरोनल, सेकोनल, ठीक है, लिमोनल, ठीक है, एंड इक्वानिल। तो ये कुछ इस तरीके के नाम हैं जिन्हें हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स, कुछ बारबिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, जैसे आप ये रिंग करेंगे, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रो NH ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है सेकेंडरी, यहाँ पर आपका केटोन ग्रुप है, यहाँ पर फिर से अमाइन ग्रुप है, यहाँ पर फिर से केटोन ग्रुप है, 3 केटोनिक ग्रुप है। तो बारबिट्रिक एसिड आप इसको बताएंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये CO ग्रुप है, ये NH, ये CO, ये NH, ये CO, ये C2H5 2 है आपके पास। इसको हम बोलेंगे बारबिटल और वेरोनल, जिसको हम बोलेंगे वेरोनल, ठीक है, इस तरीके से। ये कोई बड़ी बात नहीं है इनको लिखना या इनको याद रखना। ए नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंडियन प्लांट। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप स्टार लगा लीजिए। एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर जो है जिसे हासिल किया जाता है इंडिया के अंदर, ये एक प्लांट है, इंडियन प्लांट है, जिसका नाम है रावोल्फिया सरपेंटिना। क्या नाम है इसका? रावोल्फिया सरपेंटिना, जिसको दैट इज़ रेजरपाइन अंडर द ट्रेड नेम सरपासिल, मतलब इसका तजारती नाम जो है वो सरपासिल है। दैट रिड्यूसेस द पल्स रेट एंड द हाइपरटेंशन। जिसका काम क्या है, इस रावोल्फिया सरपेंटिना का क्या काम है, इसका ट्रेड नेम सरपासिल है, जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है पल्स रेट, अगर इंसान का ज़्यादा हो जाता है उसे सुप्रेस, उसे रिड्यूस करता है। या फिर हाइपरटेंशन अगर इंसान के अंदर हो जाती है, हाइपरटेंस अगर बंदा हो जाता है तो उसे भी जो है वो कम करता है। तो होप कि आपको ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पता लगा हो कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं ये क्या होते हैं, कैसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये किस किस्म के पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब जो है बेटा हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, थोड़ा सा कोशिश करेंगे एंटीसेप्टिक्स। ये भी एक कॉमन सा नाम है, टर्म है एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक जो है ये वो केमिकल्स होते हैं बेटा विच इनहिबिट मतलब जो रोकते हैं, ठीक है, सुप्रेस करते हैं, सुप्रेस करना, रोकना, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो क्या करते हैं, या तो इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, और में इवन किल देम, या तो फिर इनको इराडिकेट कंप्लीटली कर देते हैं, पूरी तरीके से मार भी देते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं, फिर ऐसे इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
तो ऐसे केमिकल्स को जो इन इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो इनहिबिट करें या तो फिर कंप्लीटली जो है उन्हें किल करें, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा एंटीसेप्टिक्स। एक चीज़, दूसरा क्राइटेरिया एक केमिकल को एंटीसेप्टिक बताने के लिए यह है कि दे आर सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज़। जैसे जब हम उन्हें एक लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो खतरे से बाहर होते हैं। ऐसा कोई मतलब डेंजर सिग्नल वहाँ नहीं होता है कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर सेफ टू बी अप्लाइड, ठीक है, ऑन द लिविंग टिश्यूज़ एंड आर टर्म्ड एज द एंटीसेप्टिक्स। जैसे कोई कोल्ड क्रीम जो है आप बोल सकते हो, जब हम आप उसको अपनी स्किन के ऊपर मलते हैं, डालते हैं, तो फिर वो भी तो हमारे लिविंग टिश्यू के ऊपर आ जाती है, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो दैट इज़ एन एंटीसेप्टिक। दीज आर मैनली अप्लाइड ऑन द कट्स। हाँ देखो, जैसे कहीं कट लगता है, कोई वाउंड होता है, कोई जख्म होता है, कोई रैशेज सुर्ख दाने वगैरह निकलते हैं, अल्सर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एब्सेसेस होते हैं, ठीक है, पस वगैरह, तो एट्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ प्रिपरेशंस लाइक, जैसे कि देखो सोफ्रामाइसिन, ठीक है, सोफ्रामाइसिन जो है ये ट्यूब यूज़ होती है, या फुरासिन, ये सीन करके ना आप याद रखेंगे एंटीसेप्टिक्स, या फिर जेंटामाइसिन वगैरह, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं बेटा, ये आते हैं हमारे पास इन्हीं में जिन्हें एंटीसेप्टिक बताया जाता है इन केमिकल्स को। अदर एग्जांपल्स में हमारे पास एंटीसेप्टिक्स में आ जाएगा, जैसे डिटोल हम यूज़ करते हैं, ये तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे डिटोल हो गया बेटा, जैसे डिटोल इसके एग्जांपल में बाइथियोनिल आएगा या फिर आयोडीन आएगा। आयोडीन यूज्ड एज टिंक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हल्का सा रंग, ठीक है, वो जिसको आप बोलते हैं ना लाल दवाई, जो हम यूज़ करते हैं जब कोई वो जो ज़ख़म वगैरह लगता है उसके ऊपर जो लगाया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, विच इज़ वो क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन 2 to 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन का, 2 से 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर, यानी आयोडीन साथ में अल्कोहल और वाटर के साथ वो मिलाकर होता है, ठीक है। ये पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है, काफ़ी स्ट्रांग, अच्छा खासा एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, जो इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर किल और इनहिबिट करता है। इसी तरीके से बोरिक एसिड H3BO3, इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है, H3BO3 बोरिक एसिड, ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है, हल्का सा एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता है बोरिक एसिड बेटा, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, यूज्ड फॉर आई वॉश। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट। बोरिक एसिड को ना माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और माइल्ड एंटीसेप्टिक है ये, और इसे आई वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। देखिए बाइथेनॉल कंपाउंड इस तरीके से है हमारे पास बेटा, ये 2 बेंजीन्स आप ले सकते हो, इस जगह पे OH ग्रुप ले लिया, यहाँ पर आपने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पैरा पोजीशन से सल्फर लिंक करके इस रिंग को इसी तरीके से यहाँ पर ये OH, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है Cl जैसे यहाँ था, इन 2 रिंग्स में सेम ग्रुप्स हैं, बस कनेक्टिविटी उनके बीच की किसकी है बेटा, सल्फर से, तो इसको बाइथियोनिल कंपाउंड बोलते हैं हम। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले जाता हूँ। तो जैसे सपोज करो ये वाला कंपाउंड है बेटा, तो इस वाले कंपाउंड को यहाँ पर बेंजीन में CH3, यहाँ पे चलिए कुछ भी नहीं है, यहाँ इस जगह पे हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप डाला हुआ है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, तो इसको हम क्लोरोजाइलिनोल ठीक है, ये कंपाउंड, ये भी इसकी एग्जांपल्स में से एक है। तो इसके बाद आप बोल सकते हो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, चलिए इसको भी हम आज ले लेते हैं बेटा। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स थोड़े से मिलते जुलते हैं, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कम ज़्यादा लेने से ये मतलब माने जाते हैं, एक को हम डिसइंफेक्टेंट और एक को हम एंटीसेप्टिक, या फिर यूँ कहें कि एक को एंटीसेप्टिक और दूसरे को डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। चलिए देखते हैं, हमने एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ा कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेफ़ होते हैं टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज़, लेकिन अगर हम डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये वो केमिकल्स होते हैं, दिस आर दोज केमिकल्स विच आल्सो इनहिबिट, इनका काम भी होता है, जैसे एंटीसेप्टिक का काम था कि इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट और किल करना, तो डिसइंफेक्टेंट्स का काम भी है, इन केमिकल्स का भी यही काम है कि विच आल्सो इनहिबिट और किल द इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन वी हैव टू नोटिस दैट व्हाट रिमेन्स द डिफरेंस बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अगर डेफिनेशन से हमारी, तो देखो बेटा,
यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, बट आर अप्लाइड ऑन द नॉन लिविंग टिश्यूज़ या नॉन लिविंग बॉडीज़। नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर, टिश्यूज़ कहना यहाँ पर मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, नॉन लिविंग बॉडीज़ हम बोल सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग बॉडीज़ पे जो केमिकल इस्तेमाल होता है, जैसे टॉयलेट्स के ऊपर, ठीक है, टॉयलेट सोप्स जो हमारे पास होती है डिसइंफेक्टेंट है। ड्रेन्स में, फ्लोर्स में, इंडोर एसेसरीज जो भी होती हैं बेटा, दे आर टर्म्ड एज द डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर बताएंगे, अच्छा क्या ये से आर द डिसइंफेक्टेंट लाइक केमिकल सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज़? नो, दे आर नॉट सेफ, दे आर डेंजरस। इनको हम लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ नहीं कर सकते। द सेम सब्सटेंस, यानी एक ही चीज़ जो है, कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक दिस एज स्टार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बेटा एक ही चीज़ को हम एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज। उस सब्सटेंस की सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना लिया हुआ है आपने, मतलब किस हिसाब से हम बताएंगे कितना लिया हुआ है तो हम उसको एंटीसेप्टिक कहेंगे, कितना लिया है कि हम उसको बताएंगे कि डिसइंफेक्टेंट है। यानी कम और ज़्यादा, मेरे कहने का मतलब है कम लिया हो तो क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.2 सोल्यूशन ऑफ फिनोल। अगर हम फिनोल कंपाउंड होता है ना बेटा, जैसे चलिए इस तरीके से बोलते हैं, फिनोल होता है, फिनोल का अगर हम 0.2% सोल्यूशन, मतलब अगर 0.2 ग्राम वगैरह आप ले जाएंगे फिनोल, बाकी आप वाटर कर में उसका सोल्यूशन करेंगे, तो अगर 0.2% सोल्यूशन फिनोल का बनाएंगे तो वो एक्ट होगा एंटीसेप्टिक। वेयर एज अगर हम 1% लेंगे फिनोल का सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट, तो बेटा आपके पास जवाब आ गया। अगर हम लो कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन सोल्यूशन एक ही सब्सटेंस का लेंगे, जैसे हमारा अभी एग्जांपल में एक ही सब्सटेंस फिनोल आया, अगर हम फिनोल का 0.2% सोल्यूशन बना रहे हैं तो हम उसको एंटीसेप्टिक टू बी अप्लाइड सेफली ऑन द लिविंग टिश्यूज, यूज टू इनहिबिट और किल द इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ होगा, एंटीसेप्टिक यूज़ होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को फिनोल को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा, अगर हम इसको 1% रखेंगे, यानी 0.2 ग्राम के बजाय अगर हम ये 1 ग्राम का सोल्यूशन 100 ग्राम में रखेंगे, तो फिर जाकर हम क्या होगा, यानी अगर हम 100% तो टोटल होगा, उसमें अगर हमारे पास 1 ग्राम जो है बेटा, अगर हम फिनोल लेते हैं और बाकी 90 ग्राम अगर आप क्या लेते हो, उसका वाटर लेते हो, ठीक है, तो उस समय पे ये आपका 1% सोल्यूशन माना जाएगा। या फिर 0.2 लेते हो, बाकी रिमेनिंग आप जो है वो वाटर ले लेते हो, वो 0.2% सोल्यूशन। इसी तरीके से आपने बताना कि कम कंसंट्रेशन में एक ही चीज़ एंटीसेप्टिक, और ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हम उसका अमाउंट बढ़ाएंगे सोल्यूशन में तो फिर वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ होती है। तो होप कि ये दो चीज़ें भी आपकी क्लियर हुई हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स काफ़ी आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और हाँ हमने ट्रैंक्विलाइजर्स पहले पढ़ा आज, उसके बाद एंटीसेप्टिक एंड देन डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स एक दूसरे के साथ डेफिनेशंस मिलती जुलती हैं, बस डिफरेंसेस जो हैं, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए कि एक तो जो है इनमें डिफरेंस रहता है कि इन एंटीसेप्टिक्स जो है वो सेफ़ होते हैं टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज़, वेयर एज डिसइंफेक्टेंट्स लाइक केमिकल जो होते हैं दे आर नॉट सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज़। फिर हमने बताया कि सर एक ही चीज़ को हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर लो कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे सब्सटेंस को तो एंटीसेप्टिक यूज़ होगा, और अगर हाई कंसंट्रेशन में हम उसको यूज़ करेंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ होगा। होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको भरपूर उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में रखते हैं इतना ही। एक चीज़ लास्ट पे आपको बताना चाहूँगा बेटा कि अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ आप इन वीडियो लेक्चर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें जो है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।